तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे नेशनल इवेंट्स के बारे में। मतलब नेशनल करंट अफेयर्स का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वह देखिए, उसके बाद ये देखिए। उसके आगे हम बात करेंगे, हम नेशनल करंट अफेयर्स को अबसत के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 72 मंत्री है। ये बात सही है। केंद्र राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात हमारे सही है। और फिर बात करें केंद्र राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या का प्रावधान हमारे 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी सही है। तो हम तीनों के तीनों कथन सही है हमारे ये, तो आप याद रखेंगे। फिर बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या 72 मंत्री हैं, जिसमें 30 तो कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 36 राज्य मंत्री शामिल है हमारे इसके अंदर। किसमें? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 72 मंत्री। 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य से के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, आप ये याद रखेंगे। इंदिरा गांधी ने 4 बार प्रधानमंत्री पद संभाला था, लेकिन ये चारों बार लगातार नहीं था। जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे थे और नरेंद्र मोदी ने इसको बराबरी कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितनी महिला मंत्री नियुक्त की गई है। हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल 7 महिला मंत्री नियुक्त की गई है। और वो 7 महिला मंत्री कौन कौन है, उनके बारे में बात करें तो 7 महिला मंत्री कौन कौन है? एक तो हमारी निर्मला सीतारमण है, जो वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय की मंत्री है। दूसरे हमारे अन्नपूर्णा देवी, ये हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। साथ ही साथ केमिकल एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री है। शोभा करंदनाले, ये हमारे लघु उद्योग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री है। रक्षा खड़से, ये हमारे युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री है। सावित्री ठाकुर, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है। और नीमूबेन जयंती भाई भांबड़िया, ये हमारे उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री है। तो हमारा टोटल कितने 7 महिला मंत्री नियुक्त किए गए 72 से। बात करें नए राज्य की, तो नए राज्य के गठन के संबंध में कौन सी बात सही है? पहला, हाल ही में केरल के सुन्नी युवजन संगम दल ने केरल से अलग मालाबार राज्य के गठन की मांग की है। किसने? जो हमारी सुन्नी युवजन संगम है, इसने कहा कि केरल से एक मालाबार राज्य अलग बनाओ। देश में नए राज्य के गठन से संबंधित प्रावधान हमारे अनुच्छेद 2 में है, ये बात सही है। नए राज्य के गठन हेतु राज्य की सहमति अनिवार्य है, ये बात गलत है। राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। राज्य की इच्छा हो या ना हो, केंद्र सरकार चाहे तो नए राज्य का गठन कर सकती है। तो हमारे 1 और 2 कथन सही है, बाकी कथन गलत। तीसरा, फिर बात करें अनुच्छेद 2 नए राज्यों के गठन और सीमाओं में बदलाव से संबंधित प्रावधान करता है। नए राज्य के गठन संबंधी राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती। अंतिम निर्णय हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। हाल ही में केरल के सुन्नी युवजन संगम मालाबार राज्य की गठन की मांग कर रहा है। फिर बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो हमारे प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। हाल ही में कटक उड़ीसा के सांसद भर्तरी मेहताब, जो हमारे कटक उड़ीसा में सांसद है भर्तरी मेहताब, इनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। किसके तहत? 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति तीसरी अनुसूची के अनुरूप के प्रारूप के अनुसार सांसदों को शपथ दिलाता है। कौन? अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति तीसरी अनुसूची में जैसा लिखा गया सांसदों को शपथ दिलाता है। तो तीनों बातें सही है। आप देख सकते हैं ये वाली बात कि हमारे भर्तृहरि मेहताब है, इनको हाल ही में जो 18वीं लोकसभा थे उसकी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, ये बात भी सही है।
और अनुच्छेद 99 के तहत प्रोटेम स्पीकर के सांसदों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। ये बात भी सही है। इसकी तीनों बातें सही है। भर्तृहरि मेहताब। फिर बात करें नेता प्रतिपक्ष की, तो नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में कौन सी बातें सही है। तो नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, तो ये बात गलत है। नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। क्या संवैधानिक पद नहीं है नेता प्रतिपक्ष। फिर बात करें हाल ही में राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए, तो ये बात सही है हमारी। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पहले नेता प्रतिपक्ष हमारे डॉक्टर राम सुभाग सिंह थे। ये हमारे भारत के पहले नेता प्रतिपक्ष थे, तो ये बात भी सही है। तो कथन 2 और कथन 3 सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। फिर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी हाल ही में लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए हैं। लोकसभा में पहले नेता प्रतिपक्ष हमारे डॉक्टर राम सुभाग सिंह थे। यह पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत आता है। जो हमारा ये नेता प्रतिपक्ष का पद है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए किसी भी विपक्षी दल के पास लोकसभा की कम से कम 10% सीटें होना अनिवार्य है। जिस पार्टी की कम से कम 10% सीटें, तो वो पार्टी, उस पार्टी का सदस्य क्या है, नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ की बात करें तो हाल ही में ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। बात करें ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के पहले सांसद बने, और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होता है। ये बात गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नहीं होता, वह सांसद के रूप में जितना कार्यकाल होता है उतना ही कार्यकाल होता है। ओम बिरला 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। वह लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के पहले सांसद बने। भारत के पहले लोकसभा सांसद अध्यक्ष की बात करें तो हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो 2009 से 2014 तक बनी थी। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यह संसद के सत्र पर निर्भर करता है। अब बात करें किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन के बारे में। यदि किसी के राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में बात करें तो कौन सी बातें हो सकती है। तो देखें, हाल ही में जो केरल विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव किया गया था, ये बात सही है। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, ये बात भी सही है। राज्य के नाम परिवर्तन है तो संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए। तो केवल कथन 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। हमारा जो केरल विधानसभा है, तो केरल विधानसभा ने हाल ही में राज्य का नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था, ये बात सही है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य के नाम में बदलाव करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या, संसद को राज्य के नाम में बदलाव करने का अधिकार है। नाम परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल संसद का कानून ही काफी है इसके लिए। फिर बात करें जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में कौन सी बात सही है। हाल ही में जो हमारे पटना हाई कोर्ट है, उसने बिहार सरकार के आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। जब हमारा इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा कितनी तय की थी, 50%। और 91 संविधान संशोधन 2003 में तमिलनाडु में दिए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये बात गलत है, क्योंकि 91 संविधान संशोधन इससे संबंधित, आरक्षण से संबंधित था ही नहीं। यह तो हमारे लोकसभा और विधानसभा के अंदर अधिकतम मंत्रियों के तय करने की सीमा से संबंधित था। तो कथन 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। तो हमारी पटना हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से ज़्यादा करने की निर्णय किया गया था, जिसको असंवैधानिक करार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस आया था 1992 का, जिसमें आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी तय की थी, 50% की थी। इसी वजह से इसको रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति की जो हमारी क्षमतान की शक्तियाँ, उनके संदर्भ में बात करें तो कौन सी बात सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी मोहम्मद आरिफ उल अशफाक की दया याचिका को खारिज कर दिया है। कौन है आतंकी है, कौन, मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक। राष्ट्रपति की दया की जो शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ हैं,
इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 में किया गया है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 72 में किया गया है इसका उल्लेख। केवल एक अनुच्छेद सही है, बाकी दूसरा गलत है। कथन: हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी मोहम्मद आरिफ और अशफाक की दया याचिका इसको खारिज कर दिया। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 72 में किया गया, न कि अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के तहत दंड माफी, क्षमा, दंडावली में परिवर्तन, दंड रोकने या कम करने, इस तरह 5 शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 72। बात करें भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी बनाया गया है, तो हमारी ये कौन सी है? आम आदमी पार्टी है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी सिद्ध किया गया। बात करते जो हमारी ईडी है, जिसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, उसने दिल्ली की जो आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल को पहली बार आरोपी बनाया है। ये भारत का पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है, बाकी नहीं बनाया जाता। ये मामला क्या? धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 70 के अधीन दर्ज किया गया है। PMLA के अधीन दर्ज किया गया है ये धारा 70 की अंदर। बात करें भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किस लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए घर से मतदान अर्थात वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है? तो हमारे जो अभी चुनाव हुए हैं 18 लोकसभा चुनाव, तो इसके अंदर हमारे जो बुजुर्ग और दिव्यांगजन है इनको घर से ही मतदान की सुविधा दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 में जो 18 लोकसभा चुनाव हुए थे, जिनमें जो हमारे बुजुर्ग थे अर्थात जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा थी, उनकी और दिव्यांगजन जिनकी क्या जो 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग है, उनको घर से मतदान की सुविधा दी गई है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को समावेशी बनाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त बनाना है। आगे आता, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो हमारे अनुच्छेद 21 के तहत क्या माना है? जलवायु परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव है इसके खिलाफ अधिकार हमारा है। किसके अनुच्छेद के अंदर आता है? ये हमारे अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार हमारा एक तरह का मौलिक अधिकार है। और ये निर्णय क्या है? M.K. रंजीत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में आया था। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और अब जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार भी शामिल होगा। फिर आता हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कथनों की बात करें तो अधिनियम हमारी 11 मार्च 2024 को देश में लागू हुआ, तो ये बात हमारी सही है। क्या 11 मार्च 2024 को ये लागू हुआ? ये बात सही है। बात करें इस अधिनियम की, तो ये इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 को पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, क्योंकि ये श्रीलंका नहीं आएगा इसमें बांग्लादेश आएगा, तो पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो यहाँ श्रीलंका नहीं है, क्या? बांग्लादेश। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की बात करें तो 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू हो गया। इस अधिनियम में 31 दिसंबर 2014 को पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये समुदाय के जो प्रवासी हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें इस्लाम नहीं है। सांसदों और विधायकों को जो विशेष अधिकार होते हैं, सांसदों और विधायकों को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो हमारे सांसदों को तो अनुच्छेद 105 के तहत, और जो हमारे विधायक है इसको अनुच्छेद 194 के तहत विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो सांसद का विशेष अधिकार हमारे अनुच्छेद 105 में, तो वैसे विधायकों का विशेष अधिकार हमारे 194 के अंदर दिया जाता है। अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को संसद और संसदीय समिति में कहे गए किसी भी बात के लिए या वोट के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 194(2) में विधायकों को विधानमंडल या किसी समिति में कहे गए किसी भी बात के लिए वोट के संबंध में कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को निर्णय दिया था कि सांसदों और विधायकों को वोट के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से कोई छूट नहीं मिलेगी। यदि वोट देने के लिए वो यदि किसी तरह की रिश्वत लेते हैं तो इस मामले में उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर एक आता हमारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात।
तो वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट पर किसकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट दी है? तो हमारे रामनाथ कोविंद जी है, तो पूर्व राष्ट्रपति, इनकी जो समिति है उनकी बात कर रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट किसको दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जो समिति है इसने 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की थी और समिति ने संविधान में 15 संशोधन के सुझाव दिए थे, जो 2 संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से किए जाएंगे। अब बात करें कि यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता, ये यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारे उत्तराखंड है, जो हमारे आज़ादी के बाद में पहला राज्य बना है जहाँ में समान नागरिक संहिता लागू की गई। ये अभी एक हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें भी आया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च 2024 को उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा जो पारित समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक के संबंध में सहमति और असहमति का निर्धारण करने का अधिकार होता है। इस अधिनियम की मंजूरी के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाता है। गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू, लेकिन यह 1870 के दशक में ही लागू हुई थी, जबकि यहाँ पुर्तगाली थे। आज़ादी के बाद हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बनता है जिसने इसको लागू किया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संदर्भ में किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए चुनाव संबंधी फैसले में पहली बार विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग करके संपूर्ण न्याय दिया है? तो हमारे अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में के परिणाम थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल सिंह, तो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप सिंह टीटा इसके पक्ष में डाले गए 8 मतपत्रों को जानबूझकर अमान्य कर दिया था, जिसने अनिल मसीह ने। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण न्याय करते हुए चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता को रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग किया और जो हमारी कांग्रेस है उसके जो मेयर बनाया। निम्नलिखित कथनों की विचार करें। अनुच्छेद तो क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 की बात करें तो 45 क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS नए आपराधिक कानून है जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू है। तो ये बात सही है। दूसरी बात कहें तो 18वीं लोकसभा में 75 महिलाएं चुनी गई, जो आज़ादी के बाद महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या है। ये बात गलत है, क्योंकि कितनी चुनी गई? 74 महिलाएं चुनी गई, न कि 75। तो बात करें सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर यथो धर्मस्थो जय श्लोक हमारे महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया, ये बात भी सही है। 23 विधि आयोग का कार्यकाल 2024 से 2027 तक है। इसका उद्देश्य भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करने के लिए कानूनी सुधारों को पर सिफारिशें देनी है, ये बात भी सही है। जो रीसेट कार्यक्रम है इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार के लिए कौशल देना है, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह इसके ये वाले कथन सही है। एक बार वापस देख लें इन्हीं चीज़ों को। भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ये नए आपराधिक कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के श्लोक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर यतो धर्मस्थो जय श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। 23 विधि आयोग 2024 से 2027 तक इसका कार्यकाल था। इसका उद्देश्य कानूनी सुधारों पर सिफारिशें देना है। रीसेट कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कौशल विकास प्रदान करके उन्हें रोजगार के अवसर देना है। कौन सा? रीसेट कार्यक्रम। आगे बात करें एक और क्वेश्चन की, ये हमारे नीतियों और सुधारों से संबंधित है। क्या नीति और सुधारों से संबंधित है? 46वां क्वेश्चन है, इसके संदर्भ में बात करें। वन नेशन वन इलेक्शन समिति की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद के द्वारा की जा रही थी और इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना है, तो ये बात सही है। 2029 तक हमारे लोक विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने की बात भी की गई थी। समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में 2024 में लागू किया गया, जिससे भारत का पहला राज्य बन जाता है आज़ादी के बाद, तो ये बात सही है।
प्रोटेम स्पीकर के तहत 18वीं लोकसभा के लिए भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ये बात सही है। मौसम मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की चरम मौसम की चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। ये बात भी सही है। और नए राज्य भील प्रदेश के गठन के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मांग की जा रही है एक हम नया प्रदेश बना ले। ये सारी की सारी बातें सही है। ये हमने वैसे पहले देख लिया है और देख लें एक बार। हमारे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एक साथ आयोजन के लिए समिति की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता की बात करें तो उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन जाता है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके लिए 18वीं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया किसे? प्रोटेम स्पीकर को 95(1) अनुच्छेद के तहत। फिर हमारे मिशन मौसम की बात करें तो इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को उन्नत करना है। नया भील प्रदेश की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश इनके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के एक नया राज्य भील प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं फिर देख लें। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने जबकि हमारे भारत के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? डॉक्टर राम सुभाष सिंह। इस बात सही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय का प्रयोग किया। ये बात भी सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? 7। ये बात भी सही है। जिसमें से मेन मंत्री कौन हमारी? निर्मला सीतारमण। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 CAA लागू हुआ जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। विधायक और सांसदों के विशेष अधिकार संशोधन के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अधिकार मिलता है विधायक और सांसदों को। तो ये बात भी सही है। तो पांचों बातें सही है। अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को और 194 के तहत क्या विधायकों को जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं। बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने जबकि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन थे? राम सुभाष सिंह। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय का प्रयोग किया और जो हमारे चुनाव था इसको रद्द कर दिया। महिला मंत्री की बात करें तो वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमारे 7 महिला मंत्री हैं। CAA की बात करें तो यह अधिनियम 11 मार्च 2024 को लागू हुआ था। विशेष अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सांसदों और विधायकों को विशेष अधिकार दिए गए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की तो इसमें नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की बात कर रहे हैं। NPS वात्सल्य योजना का संचालन हमारा PFRDA मतलब पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या? नाबालिगों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ये बात सही है। बायोराइड योजना का उद्देश्य 15 वित्त आयोग की अवधि के दौरान बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान में सुधार करना है। ये बात भी सही है। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना, डेयरी उत्पादन में वृद्धि करना। ये बात भी सही है। ग्रिड की बात करें तो नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात सरकार के द्वारा स्थापित एक थिंक टैंक ग्रिड। ये बात भी सही है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। ये बातें भी सही है। तो पांचों बातें सही है। इसकी पांचों बातें कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। एक बार और देख लें इनको। आपको बार बार बताने का उद्देश्य हमारा इनको याद कराना है। NPS वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लागू की गई और इस योजना का उद्देश्य है नाबालिगों के नाम पर न्यूनतम 1000 का निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है सालाना। बायोराइड योजना बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? महिला किसानों के सशक्तिकरण और दुग्ध उत्पादन में सुधार करना है। ग्रिड की बात करें तो गुजरात सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक स्थापित किया है ग्रिड। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। वन नेशन वन इलेक्शन है। अब हमारी कुछ योजनाओं और पहलों के संदर्भ में बात करें तो इनके कौन कौन से 5 कथन है। पहले PM E-ड्राइव योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए E-वाउचर प्रदान करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये बात सही है। मिशन मौसम के तहत भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को उन्नत करने के लिए
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या है, इसका नोडल विभाग है, ये बात भी सही है। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल हमारे 2024 से 2027 तक है। इसका उद्देश्य विधिक सुधारों पर सिफारिश देना है, ये बात भी सही। जल संचय जन भागीदारी पहल गुजरात में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई, ये बात भी सही है। जो हमारा डीसेट कार्यक्रम का है, इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कौशल विकास प्रदान करना और उन्हें नए रोजगार के अवसर देना है, ये बातें भी सही है। आप इनको स्क्रीन रोक कर पढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में एक बार वापस देख लें। हमारी PM ई ड्राइव योजना है, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई वाउचर प्रदान करना है। मिशन मौसम चरम मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत संचालित योजना है। 23वां विधि आयोग ये हमारे विधि सुधार के लिए 24 से 27 तक काम करेगा, 4 साल के लिए। जल संचय जन भागीदारी पहल गुजरात में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने की पहल है। और रीसेट कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कौशल प्रदान करना है ताकि वे रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो नेशनल करंट अफेयर्स है उनको एपिसोड के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की। ये हमारा पार्ट 2 है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आता है तो। यदि आपको कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा पास आ रही है। धन्यवाद।